दोस्तों, भारत अपने धंधे का माहिर है। कुछ भी बेच डालता है, सच, झूठ, फरेब, कुछ भी। और झूठ के व्यापार का मास्टरमाइंड बॉलीवुड है। भारतीय सरकार भी बॉलीवुड का एक ही शाहकार है। उनके जहाज हों या फिर हथियार, सब के सब आपको फिल्मी ही नजर आएंगे। उनकी सुबह और शाम पाकिस्तान से शुरू होती है और पाकिस्तान पे ही खत्म हो जाती है। भारतीय पार्लियामेंट में कायदे-आज़म का तस्करा इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भी नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला लेने की ठानी और सोचा कि ऐसा बदला लिया जाए कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाए। और ऐसा ही होता है। पाकिस्तान पर एक ऐसा परमाणु बम छोड़ा जिसने कई जहनों को तबाह बर्बाद कर दिया। इस परमाणु बम का नाम है धर्मेंद्र। दोस्तों, बिलाशुबा ये फिल्म बनाई तो बहुत जबरदस्त गई है। डायलॉग्स आपको अच्छे मिलेंगे, म्यूजिक बहुत बेहतर है, एक थ्रिल है, एक्शन है, रोमांस भी इसमें मौजूद है। लेकिन एक चीज नहीं थी और वो है सच। सच का इस फिल्म से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये फिल्म कैसे बनाई गई, वो कैसे मुमकिन हुआ और इस फिल्म के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, आज की इस वीडियो में धर्मेंद्र का हम पोस्टमार्टम करेंगे और आपको वो तमाम हकाइक दिखाएंगे जो इस फिल्म में जिनको छुपाया गया और असल कहानी क्या थी। दोस्तों, फिल्म का आगाज ही एक कंट्रोवर्सी से होता है। आपने कुछ पाकिस्तानी हाईजैकर्स को दिखाया जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसे पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। ये सिर्फ पहली दफा नहीं हुआ। भारत की आपको ऐसी कई फिल्में मिलेंगी जिनमें तारीख को मसक किया गया और उन्होंने अपना ही एक वर्जन हकाइक का दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। और फिल्मी दुनिया जो इनकी बॉलीवुड है वो बाकायदा तौर पर एक ऐसा महाज है जहां से पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के हमले माजी में भी होते रहे। अब कुछ हकाइक जो इस फिल्म के अंदर पेश किए गए, इनका हकीकत से क्यों ताल्लुक नहीं है, तो चलते हैं उन वाकयात की तरफ जिनको इस फिल्म के अंदर कोट किया गया। जैसा कि 1999 की कंधार हाईजैकिंग, 2001 का भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर हमला और फिर 26/11 के बंबई हमले की कराची में प्लानिंग का एक पूरा नक्शा इसके अंदर खींचा जाता है। पूरे कराची में रहमान डकैत का होल्ड और कराची के अंडरवर्ल्ड की भारत मुखालिफ कार्रवाइयां, जाली रॉ ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान में नेटवर्क तोड़ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका बेस कैंप्स, बैनुल-अक़वामी सतह पर बम धमाकों की प्लानिंग को पाकिस्तान से हमेशा जोड़ा गया। और इस फिल्म के अंदर भी कुछ ऐसा ही मंजर आप देखेंगे और बहुत से ऐसे अफसाने जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कंधार हाईजैकिंग के भारतीय प्रोपेगेंडे से। भारत ने IC-814 त्यारे की हाईजैकिंग को पाकिस्तान से जोड़ दिया, दहशतगर्दों को पाकिस्तानी बताने की कोशिश की। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनकी अपीयरेंस को देखें तो बताया गया है फिल्म में कि ये पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान को इस पूरी कार्रवाई का मरकज दिखाया गया। लेकिन हकीकत में ये वाकया कुछ और है। हाईजैकर्स कभी भी पाकिस्तानी नहीं थे बल्कि इनका अफगानिस्तान से ताल्लुक था। उन हाईजैकर्स में इब्राहिम अता, शाकिर, भोला, समीर और शिकरी शामिल थे। ये ग्रुप उस वक्त कश्मीर में सरगर्म जहादी तंजीमों से वाबस्ता था जिसका ताल्लुक हरकतुल मुजाहिदीन नामी तंजीम से था। पाकिस्तान खुद भी इस तंजीम के निशाने पर रहा और ये ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। अब आप ही फैसला कीजिएगा कि ताल्लुकात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बेहतर रहे या फिर भारत और अफगानिस्तान के। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पिछले 78 वर्षों में कभी भी बेहतर नहीं रहे और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जहर उगला। और हालिया जो जंग हुई है इसमें भी अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात सर बेहतर नहीं है बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और कतर और पाकिस्तान का कतर में इनके तमाम जो वफूद हैं उनके साथ बार बार बैठना, इसकी एक बहुत बड़ी वाज़ेह मिसाल है। दोस्तों, आपने ये तमाम मंजर धर्मेंद्र फिल्म में देखा जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत की टाइमलाइन आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये 24 दिसंबर 1999 था। शाम 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुई। जैसे ही त्यारा भारतीय फजाई हदूद में दाखिल हुआ, 5 दहशतगर्दों ने मुसाफिरों और क्रू पर असला तान दिया।
हाईजैकर्स का मुतालबा था कि त्यारा पाकिस्तान ले जाया जाए। ये भी दहशतगर्दों की एक चाल थी ताकि पाकिस्तान को बराह रास्त इस हाईजैकिंग में शामिल किया जाए। पायलट ने फ्यूल की कमी का इशारा दिया और पाकिस्तान लैंडिंग की दरखास्त की, लेकिन पाकिस्तान ने त्यारे को अपनी सरजमीन पर लैंड करने से इनकार कर दिया। यही वो लम्हा था जिसे साबित किया कि पाकिस्तान इस खेल में शामिल नहीं है। त्यारे का ईंधन कम होना शुरू हो जाता है, इस हद तक कम हो जाता है कि हादसे का अंदेशा था। हंगामी तौर पर त्यारा लाहौर एयरपोर्ट लैंड किया गया, ईंधन की फराहमी होती है और त्यारा कंधार अफगानिस्तान चला जाता है। हाईजैकर्स अफगानिस्तान पहुंचकर भारत से 3 मुतालबात करते हैं: दहशतगर्द रहनुमा मौलाना मसूद अजहर की रिहाई, उमर शेख और मुस्तफा जरगर की रिहाई भी इसके अंदर शामिल थी और भारतीय टीम फिर कंधार पहुंच जाती है। बातचीत का अमल शुरू होता है। 4 दिन तक मुज़ाकरात चलते रहे। हाईजैकर्स मुसाफिरों को धमकी देते हैं। एक मुसाफिर रितेश संघारा कत्ल कर दिया जाता है। भारत पर शदीद सियासी दबाव बढ़ने लगा। मजबूर होकर भारतीय हुकूमत तीनों दहशतगर्दों को रिहा कर देती है। भारतीय वजीर खारजा जसवंत सिंह जाती तौर पर कैदी लेकर वहां पहुंचे। तालिबान के सामने कैदी हाईजैकर्स के हवाले किए गए। अब यहां पाकिस्तान का सिर्फ इतना ही किरदार था कि इंसानी हमदर्दी के तहत त्यारे को ईंधन फराहम किया गया, लेकिन भारत ने पूरी तरह प्रोपेगेंडा किया और इस फिल्म के अंदर भी इसी किस्म का प्रोपेगेंडा आपको होता हुआ नजर आएगा। जब ये वाकया पेश हुआ तो भारत ने उस वक्त पाकिस्तान को मुलविस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ना तो बैन अवी सतह पर इसे साबित कर पाए और ना ही खुद अपनी तहकीक के अंदर पाकिस्तान को, जिस तरह से जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा था, इसका कोई सबूत वो पेश कर सके। अब आ जाते हैं 2001 के पार्लियामेंट हमले वाले बॉलीवुड सीन के ऊपर। फिल्म में आपने देख लिया कि कैसे हमला आवरों ने अटैक किया। अब इसकी हकीकत समझ लेते हैं। ये 13 दिसंबर 2001 का वाकया था जब नई दिल्ली में पार्लियामेंट के अहाते पर 5 मुसल्लह अफराद ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के कई एहलकार और एक बागबान मारा जाता है, जबकि हमला आवर हलाक हो गए। अगले ही लम्हे भारत ने दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद नामी गिरोह को मुलविस करार दिया जाता है। खुद ही तहकीकात की और खुद ही चंद मुलजमान को सजा भी दे दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया। भारत से इसके सबूत मांगे, लेकिन भारत कभी भी सबूत नहीं दे सका। बिल्कुल उसी तरह जिस पहलगाम वाकये में आपने देखा कि पाकिस्तान सबूत मांग रहा था। पाकिस्तान तैयार था कि आओ हमारे साथ मिलकर तहकीकात करो, लेकिन पहलगाम वाकये को बुनियाद बनाकर एक ऐसी जंग का आगाज भारत की तरफ से किया गया जिसका जवाब पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में दिया। और जब तक पाकिस्तान, भारत और ये दुनिया कायम है, वो इस जवाब को कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान ने हस्ब रवायत मुश्तरका तहकीक की पेशकश भी की, लेकिन हमेशा की तरह हजीमत के खौफ से भारत ने इनकार कर दिया। दोस्तों, ये यकीनन एक दहशतगर्द हमला था, इसमें कोई राय नहीं, कोई शक की गुंजाइश मौजूद नहीं। लेकिन क्या लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी तंजीमें क्या पाकिस्तान से ऑपरेट होती थी? इसका जवाब है हरगिज नहीं। पाकिस्तान ने इन तंजीमों को कलअदम करार दिया और खुद पाकिस्तान इन दहशतगर्द तंजीमों के बराह रास्त निशाने पर था। दोस्तों, भारत ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जामात लगाए, इनके सबूत आलमी दुनिया में पेश नहीं किए। जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया भारत में होता है तो इसके ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ने की भारत हमेशा कोशिश करता रहा। इवन के रिसेंटली जो सिडनी में हमला हुआ, इसके भी ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय मीडिया ने कोशिश की और हमेशा से ये इनका वतीरा रहा। लेकिन जब सबूतों की बात आई तो इनके पास सबूत नहीं थे और बाद में ये पता चला कि जिस दहशतगर्द को पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है वो भारतीय पासपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया गया और वहां पर उसने पूरी ये दहशतगर्दी की और इसके ताने बाने अफगानिस्तान और भारत से मिले। 26/11 के मुंबई दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान को मुलविस ठहराया जाता है। जैसा कि इस फिल्म में भी आपने देखा, मनसूबाबंदी को कराची से मंसूब किया गया। कहा गया कि ये सारी की सारी जो मनसूबाबंदी है वो कराची में की गई। लेकिन फैक्ट्स क्या है? पाकिस्तान ने इस बार फिर भारत से पाकिस्तान के मुलविस होने के सबूत मांगे। कहा कि पाकिस्तान को नहीं देने तो आलमी सतह पर किसी अदालत में पेश कर दो, लेकिन सबूत पेश करो और बताओ कि पाकिस्तान इसमें मुलविस था। लेकिन भारत के पास सवाए प्रोपेगेंडा फिल्म के और कुछ नहीं है। अब एक जो अहम नुक्ता है, और मैं हमेशा से ये बात कहता रहा कि ये जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, इसकी रीच ज़्यादा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फिल्म जो हैं वो देखी जाती हैं, तो हमें इस प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब जो है इन्हीं की ज़ुबान में देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की तो खैर सर फिल्म इंडस्ट्री मौजूद ही कोई नहीं है जहां से फिल्में बन सके। लेकिन जिन फिल्मों के जरिए पाकिस्तान, चाहे कश्मीर का मामला हो, बॉम्बे अटैक्स हो, पार्लियामान के ऊपर हमले की बात हो, या फिर इसके साथ साथ जो भारत के अंदर रिसेंटली जो वाक़यात पहलगाम के हुए, इनमें पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा और ये प्रोपेगेंडा हमेशा माजी में भी किया गया। लेकिन
इसके ताने बाने आपको भारत की सरकार से जुड़े हुए मिलेंगे। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में चंद दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा जरूर बने, मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले मुलजमान गिरफ्तार भी होते हैं, उनके ऊपर पाबंदी भी लगी, लेकिन इसमें रियासत पाकिस्तान कभी भी मुलविस नहीं थी और इसका कोई सबूत कोई नहीं दे सका। ये ड्रामा भारत हर बार करता है, ये हमेशा ये ड्रामा दुनिया को दिखाया जाता है, लेकिन हमेशा की तरह ये ड्रामा, ये फिल्म जो है वो पिट जाती है। लेकिन पब्लिक इसे ड्रामे को बहुत बेहतर अब समझ चुकी है और भारत के पास सबूत नहीं है, इसलिए फिल्मों का सहारा जो है वो लिया जाता है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं कराची के अंडरवर्ल्ड के ऊपर, जिसे इस फिल्म के अंदर इंटरनेशनल माफिया का दर्जा दिया गया। कराची पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी 6 किलोमीटर पर मुहित इलाका, 9 लाख से ज्यादा आबादी, जहां किसी दौर में पीपल्स अमन कमेटी का राज था। यहाँ उजैर बलोच, बाबा लाडला, अरशद पप्पू, जीवा, मामा फीजू और अब्दुल रहमान अल मारूफ रहमान डकैत का कब्जा रहा। इनका ताल्लुक सिर्फ लियारी तक ही महदूद था, जिनकी बदमाशी सिर्फ चील चौक से चौकलवाड़ा तक रही। अब्दुल रहमान डकैती, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, पुलिस मुकाबले और अगवा जैसी वारदातों में मुलविस रहा, लेकिन धर्मेंद्र में इसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द दिखाया गया। एक बैनुल-अक़वामी हमलों का मंसूबा साज, सरहदों से बाहर नेटवर्क चलाने वाला, इंटरनेशनल टेरर एक्टिविटी में मुलविस एक खतरनाक और बड़ा दहशतगर्द। जबकि कराची के एक तिहाई हिस्से पर बादशाही करने वाले अल्ताफ भाई का जिक्र ही नहीं। किसी ने धर्मेंद्र फिल्म पर एक मिसाल दी, अगर अल्ताफ हुसैन सिर्फ अपनी जेबें झाड़ता तो 10 रहमान डकैत इसकी जेब से गिरते। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड को सिर्फ एक कैरेक्टर खड़ा करना था अपने प्रोपेगेंडे के लिए, जो उन्होंने किया, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। धर्मेंद्र में ऐसा ही एक सीन आपको रॉ एजेंट्स के हवाले से मिलेगा। दिखाया गया कि रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और अंडर कवर ऑपरेशन एक नेटवर्क चला रहे हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। लियारी, बलूचिस्तान और केपी में ये तमाम लोग आपको मिलेंगे। चलें, कुलभूषण यादव की अगर मिसाल हमारे सामने, अगर आप इसको मजीद एक्सप्लोर करें तो उस तनासुर में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान के अंदर चाबहार, बलूचिस्तान में अपना एक नेटवर्क बनाया था और वो मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्द तंजीमों के साथ जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे वो चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था। तो इस हद तक हम उनकी बात को तस्लीम कर लेते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है वो चलाया जाता है और इसके ताने बाने अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलते हैं। और हमने खैर से उनका एक जासूस भी पकड़ा हुआ है जो खुद तस्लीम कर रहा है कि उसका भारत की सरकार के साथ क्या ताल्लुक है और उसका मेन मिशन क्या था। दोस्तों, ये तो एक फर्जी कहानी है, लेकिन हकीकत में जो भारतीय एजेंट है वो इस वक्त पाकिस्तान की तहवील में है, कुलभूषण यादव। भारत आज तक आलमी अदालत में ये मुकदमा साबित नहीं कर पाया कि कुलभूषण यादव भारतीय एजेंट नहीं था। अब आ जाते हैं फिल्म के मेन किरदारों पर। रहमान डकैत के बारे में तो आपने जान लिया, अब चौधरी असलम के कैरेक्टर को भी देख लेते हैं। फिल्म में उन्हें पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्द या बैनुल-अक़वामी साजिश में मुलविस किरदार के तौर पर दिखाया गया। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और उनके खानदान ने इस फिल्म के बनाने वालों के खिलाफ एक मुकदमे का ऐलान भी किया। उनके मकामी असर रसूख को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और जासूसी नेटवर्क से जोड़ दिया गया और इस बात सीन्स में उन्हें रॉ के जासूसों या आलमी दहशतगर्दों के साथ आपको दिखाया गया है, जबकि हकीकत में चौधरी असलम अस्करी या बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द नेटवर्क के साथ कभी भी मुंसलिक नहीं थे। उनका किरदार ज्यादातर मकामी सियासत, समाजी राब्ते और इलाके के इंतजामी अमूर तक महदूद था। वो एक ऐसा पुलिस वाला था जिसने गैंग वॉर्स की नाक में दम कर रखा था। चौधरी असलम की बेवा ने फिल्म में चौधरी असलम के मनफी अंदाज और उनकी जुबान को बेहुदा अंदाज से दिखाए जाने के खिलाफ अदालत जाने का इशारा भी दिया और अब देखना ही होगा कि इसके ऊपर इंटरनेशनली कोई इकदाम किया जाता है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के दोस्त हैं वहाँ पर इस फिल्म को बैन कर दिया गया है और ये फिल्म पाकिस्तान में मुकम्मल बैन है, लेकिन आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसकी आपको बहुत सारी जो पायरेटेड कॉपीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, फिल्म के बेशतर किरदारों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका लिबास, उनका बोलना, उनकी जुबान सब कुछ अलग है। मिसाल के तौर पर रणवीर को हमजा अली मज़ारी दिखाया गया, दानिश पंधोर को उज़ैर बलोच और उन जैसे दूसरे किरदार भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। इनका लिबास, अंदाज, जुबान सब कुछ अलग था। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अफसानवी। लिहाजा ये फिल्म है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि पूरा भारत ही प्रोपेगेंडा बेच रहा है। अगर यही फिल्म धर्मेंद्र हकीकत पर मबनी होती तो शायद भारत के साथ साथ पाकिस्तान से भी इसको दाद मिलती, लेकिन शायद भारतीय सरकार से लेकर बॉलीवुड तक भारत की दुकान सिर्फ प्रोपेगेंडे पर चल रही है। और धंधे का असूल है
झूठ बोलकर माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत नहीं रहती। यही वजह है कि खलीजी ममालिक ने इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी है, खासकर बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने। और वजह बताई जाती है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा था जो सियासी और सकाफती दोनों सतह पर हसास है। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।